अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो के साथ मैं हूं अब्दुल्ला मलिक। आज हम बात करेंगे काजी फाइज ईसा के रेफरेंस से मुतालिक, लेकिन सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिस तरह आप मैथ व्यूज़ को पसंद करते हैं, अपनी आरा से आगाह करते हैं और जो हमारी स्क्रीन पर नंबर आता है आप इस पर फ़ोन करके बगाए बगाए हमें पसंद और नापसंद के हवाले से बताते भी रहते हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम आप तक वो ख़बरें पहुँचाएँ, वो हालात व वाक़यात पहुँचाएँ जिनकी अब तक आप तक असेस नहीं हुई है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुल्क के मारूफ कानूनदान अज़हर सिद्दीक़ साहब, जिनको आप डेली मैथ व्यूज़ में सुनते हैं। वो आपको मुल्क के तमाम मामलात में होने वाली तमाम की कार्रवाई से आगाह रखते हैं। न सिर्फ उससे आगाह रखते हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के हवाले से अहम नौइयत के केसेस होते हैं उन पर अपनी राय भी देते हैं। आज चूँकि एक अहम नौइयत का केस है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि इतने महीनों तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फाइज ईसा साहब का केस चलता रहा, क्या वो केस हज़ारों मन मट्टी के नीचे दब गया या अब भी उसकी कोई आइनी और कानूनी हैसियत बाकी मौजूद है? तो मैं अपना सवाल रखूँगा अज़हर सिद्दीक़ साहब के सामने। जी अज़हर। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, तारफ़ कुछ ज़्यादा ही आपने करा दिया। आप टीम का हिस्सा हैं हम सब लोग, और पब्लिक इंटरेस्ट पूरे पाकिस्तान में हमारी कोशिश है कि हम चीज़ों को लेकर सारे मामलात को देखते रहते हैं। देखिए, ये तो बड़ी वाज़ेह तौर पर मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ कह दूँ कि जो कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने मामला ये सारा दफन हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता। मॉडर्न दौर में आ चुके हैं, हालात और वाक़यात आ चुके हैं, और ख़ास तौर पर जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहलिया सरीना ईसा का इनकम टैक्स के जुल्फ़कार अहमद के पास जब कमिश्नर के पास वो रिपोर्ट आप फेंक दी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जगह, लेकिन वो हक़ाइक़ नहीं रद्द किया जा सकते, आप हक़ाइक़ ख़त्म नहीं कर सकते जड़े उसमें कोई बड़े मज़ेदार हक़ाइक़ आ चुके हैं और वो बड़े तकलीफ़ दे भी हैं। और आपको पता है वो बार बार ख़त लिख देती हैं, क्या नाम है उनका, अहलिया सरीना, वो बहुत ख़त लिख देती है। और हाई कोर्ट में आज आप बैठे थे, आपको कौन क्या वो क्या कह रहा था बंदा वो क्या कहा था उसने? वो पूछ रहे थे ये ख़तों वाली बीबी कौन है, ज़रा आप थोड़ा सा बताइएगा। ये जो खातून एक गाय बगाए मुख्तलिफ शख्सियात को ख़त लिखती रहती हैं, वो चक्कर क्या है? अच्छा, ये देखिए, मैं ये मैं चूँकि सवाल बार में आप भी सुनते हैं हम भी सुनते हैं, उनका मेरा ख्याल है मुराद अहलिया सरीना ईसा के कॉन्टेक्स्ट में कोई बार बार ख़त लिखने के कॉन्टेक्स्ट में बात करती। और वो कमाल है, वो आर्टिकल 19 यानी कोई सवाल पूछे तो उसको ख़त लिख देती हैं। आर्टिकल 19 की वायलेशन नहीं है, या तो आर्टिकल 19 निकाल दे उसमें से। चलें हम छोड़ें इस बात को, हम आते हैं ज़रा मुख्तसर करते हैं चीज़ों को। आपने जो बात की है नज़रसानी के अंदर FBI की रिपोर्ट ख़त्म भी कर दी है, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दायरा इख्तियार ख़त्म नहीं हो सकता। और अब तो बात एक और बड़ी ज़बरदस्त है, चूँकि हमारे पास एक और मेहमान मौजूद है, मैं अपने मुँह से तारीफ़ नहीं करवाना चाहूँगा उनके, लेकिन आप ये सवाल अब उन तक आना है, वो उन तक इस तरह ही आना है कि मैंने कोशिश करके एक CMA निकलवा ली, सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन सोहेल महमूद एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने फ़ाइल की, और जुल्फ़कार अहमद कमिश्नर का 168 या 66 सफ़े का ऑर्डर है। उसके अंदर 3 नुक्ते बड़े अहम हैं। अब उन नुक्तों के आगे एक तो पुराना केस है, एक नया केस भी बनता है उसमें। वो कैसे, मैं पढ़ देता हूँ आगे, चूँकि टैक्स एक्सपर्ट मैं अपनी जगह पर आने, लेकिन आपके सामने टैक्स एक्सपर्ट यहाँ बैठे हुए हैं, वो आपको बताएंगे वो क्या है, और गालबन उनके पास बहुत चीज़ें भी मौजूद हैं। वो क्या है? 3 चीज़ें थीं कि एक तो 10 करोड़ से ऊपर वो ऑफशोर प्रॉपर्टीज़ थी, ऑफशोर प्रॉपर्टी सारी 10 करोड़ के ऊपर थी। को टैक्स निकाला 3.5 लाख, इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट के हवाले से कहा एग्जामेशन है, एग्जामेशन बनती नहीं, क्योंकि वो फॉरेन रेमिटेंस से पैसा आया नहीं था, पाकिस्तानी से फॉरेन करेंसी में डाला गया था, वो मनी ट्रेल मिसिंग है। दूसरी जो बात सामने रखी वो रखी कि 2003 से 2013 तक जो पैसा गया वो बच्चों की फ़ीसों और अखराजात में गया। तो अगर बच्चों की फ़ीस और अखराजात सारे जो हैं वो लग गए प्रॉपर्टी में, तो वो खर्चे कैसे पूरे हुए? और तीसरा एक बड़ा अहम इशू, ये बस सर सिर्फ बताइएगा कि ये वो क्वेश्चन तो नहीं है जो जनाब बंजाल साहब ने काजी फाइज ईसा से पूछा था कि अगर आप 3 सवालों के जवाब दे दें तो हम आपका रेफरेंस यही ख़त्म कर देते हैं। आप ये कह दें कि इन प्रॉपर्टी से आपका तल्लक नहीं है, इस अकाउंट से आपका तल्लक नहीं है, इस अकाउंट से जो अखराजात हैं इनसे आपका तल्लक नहीं है, 3 चीज़ें बता दें रेफरेंस ख़त्म हो जाता है। लेकिन उन्होंने उन सवाल के क्या जवाब दिए थे? ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की, बड़ी याद रखी हुई आपने। नाज़रीन आपके सामने ये बात रख देंगे, ये जवाब नहीं दिए गए थे, ये तो हम सब सारे जानते हैं कि ये जवाब नहीं दिए गए थे। लेकिन उसके तीसरा जो अहम सवाल है मुस्लिम कमर्शियल बैंक का, वो बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, मैंने कहा है टीम को कि सिर्फ वही वाला पोर्शन चला दें
ये ख़ास तौर पर जो मुस्लिम कमर्शियल बैंक का, चूँकि आज का ज़ेर बहस मौजू जो हमारा मेन वही रहेगा, मुस्लिम कमर्शियल बैंक का एक जॉइंट अकाउंट है जो अहलिया सरीना ईसा और जस्टिस काजी फ़ाइसा के नाम, और डिक्लेयर नहीं किया जस्टिस काजी फ़ाइसा ने। ये जो असेसमेंट और जो ऑर्डर है वो बोल रहा है, तो डिक्लेयर नहीं किया। ये क्वेश्चन हम वही शहजाद साहब, ये अब आगे ज़रा सवाल आप उनसे ये आपने बड़े एक बड़ी क्रिटिकल नज़र सिद्दीक से बात कर दी है। तो इस वक्त इसी सवाल को हम लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ इनकम टैक्स के प्रैक्टिशनर, कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रैक्टिशनर जनाब शायद वहीद शहजाद साहब। उनसे हम पूछेंगे कि जो जिस तरह अजहर साहब ने भी कहा जॉइंट अकाउंट है। आप मुझसे ये भी तो पूछ रहे थे कि इन्होंने पिछला रेफरेंस, मैं अभी बताने वाला हूँ हम इनके सामने रखेंगे वो जॉइंट अकाउंट के इनकम टैक्स में इस जॉइंट अकाउंट के क्या असरात मुरतब होंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि नाजरीन कि जो प्राइवेट कैपेसिटी में जो सबसे पहला रेफरेंस फाइल किया था वो वही शहजाद साहब ने किया था, और मैं इनकी हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ। अभी उनसे हम पूछेंगे भी सही कि क्या इस जजमेंट आने के बाद कोई और शख्स भी रेफरेंस फाइल कर सकता है फ्रेशली। जी वही शहजाद साहब। जी शुक्रिया। अभी आपने जो बात की थी उमरता बंदियाल साहब के क्वेश्चन की, जस्टिस उमरता बंदियाल साहब, तो अगर आप उस टाइम की प्रोसीडिंग को चेक करें तो उसका जवाब काजी साहब ने ख़ुद दे दिया है। वो जवाब था कि अगर मैंने इनके सवालों के जवाब दिए तो नया रेफरेंस आ जाएगा। हाँ, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। वो क्यों आएगा, वो रेफरेंस क्यों आएगा, अब मैं आप उसकी रोशनी डालता हूँ। ये चीज़ें सामने आनी थी तो रेफरेंस वाजिब है, और क्यों वाजिब है इससे पहले मैं बताऊँ कि बात हो रही है बेसिकली कोड की। आपको याद होगा खोल साहब ने कहा था कि रहजनों से मैंने गिला नहीं करना, तेरी रहबरी का सवाल है। कोड के ऊपर सब लोग एम्फसाइज कर रहे हैं। इसके ऊपर एक बड़ी मशहूर मरूफ सेइंग है, देयर कैन बी नो पीस विदाउट जस्टिस, नो जस्टिस विदाउट लॉ, एंड नो मीनिंगफुल लॉ विदाउट ए कोर्ट। कोर्ट अगर लॉ को जिस तरह चाहे मोल्ड कर दे तो इसका मतलब है सोसाइटी ही फारिग हो जाएगी। काजी साहब ने ख़ुद आंसर दे दिया हुआ है कि अगर मैंने जवाब दिया तो नया रेफरेंस आएगा। नया रेफरेंस हम तीनों में से किसी को या किसी भी सोसाइटी के बंदे को फ़ाइल करना चाहिए। क्यों फ़ाइल करना चाहिए ये आपको पार्स दे रहा है आर्टिकल 5, एनी मेंबर ऑफ पब्लिक मे ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द काउंसिल। 2095 की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 209 कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आर्टिकल 5 है सुप्रीम सब ये है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी 2005 रूल्स। इसके तहत इन्होंने पार्ट दिए कि कोई भी बंदा आ सकता है। अब वो क्यों आएगा, अब आपका जो 170 पेज का ऑर्डर है उसमें जो सीरियस इश्यूज आए हैं सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है एक ऐसा बैंक अकाउंट जो काजी फायज़ ईसा साहब ने जॉइंट अकाउंट अपनी टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर नहीं किया, जॉइंट विद हिज वाइफ, जिसको आप अपनी क्या है ख़तम वाली सरकार। जी, तो आर्टिकल 2 कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ जजेस की क्लियर वायलेशन है, ब्लेमलेस। वहाँ पे ब्लेम अगर लग गया है तो इसके बेहतर कि आप उसका जवाब दें। आप कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट को सफ़ा हस्ती से मिटा दें। उसके जो असेसमेंट ऑर्डर्स है वहाँ पे बड़ा क्लियरली मेंशन है, ये एमसीबी क्लिफ्टन ब्रांच का अकाउंट है जॉइंटली विद अकाउंट नंबर जी वैसे तो सारी पब्लिक को पता चल जाएगा 02287074710030065 एमसीबी क्लिफ्टन ब्रांच कराची। और ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। मैंने पहले भी कई प्रोग्राम में बताया कि वो मैडम ईसा नॉन फाइलर थी। इनएक्टिव का मतलब है कि उन्होंने टैक्स रिटर्न विद इन टाइम नहीं दी। ये 18 तक ये अकाउंट डिक्लेयर नहीं किया गया था, ना काजी साहब ने ना उनकी वाइफ ने। इसी इशू के ऊपर एक लैंडमार्क जजमेंट है जो हम सब लोग स्किप कर गए हैं, PILD 9060 सुप्रीम कोर्ट 26। ये 5 जजेस थी और AR कॉर्नेलियस इसमें मेन थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, स्टेट वर्सेस मिस्टर जस्टिस अखलाक हुसैन। और उन जज साहब को रिमूव कर दिया गया था, एक एलिगेशन था फॉल्स इनकम टैक्स रिटर्न का। फॉल्स इनकम टैक्स रिटर्न अगर मैं उसमें कोई कंसीलमेंट कर रहा हूँ तब भी वो फॉल्स है, अगर मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा तब भी वो फॉल्स है। प्रेसिडेंट के रेफरेंस का जो मेन पॉइंट, ये पुराना लॉ था जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें था कि इन फाइलिंग वाइल ए जज फॉल्स इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर्स 1953, 54 एंड 1954, 55
basing himself upon the purported deed of partnership which was executed for the purpose of evading tax। और उस टाइम सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो सारी पार्ट सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के पास थी, उन्होंने इस इशू के ऊपर बड़ा क्लियरली होल्ड किया कि ये ऐसा जुर्म नहीं है कि इसके ऊपर हम अपनी आंखें बंद कर लें, और वो जज बनने के काबिल नहीं थे। ये अब जस्टिस इखलाक हुसैन की बात जी एग्जैक्टली वही है। मैं सिर्फ उसको कंक्लूसिव पैराग्राफ दे दूं। कोर्ट की फाइंडिंग है, इट कैन नॉट देयरफॉर बी सेड दैट द चार्ज ऑफ इनकम टैक्स इज़ फॉरेन। वो यूज़ कर रहे हैं कि आप इसको स्केप नहीं कर सकते, टू हिज ऑफिशियल कैपेसिटी एंड हैड नथिंग टू डू विद हिज कंडक्ट एज ए जज। कंक्लूसिव जो इनके आर्गूमेंट्स हैं, एट द कंक्लूजन ऑफ दिस लेंथी इंक्वायरी वी प्रोसीड टू स्टेट आवर फाइंडिंग ऑन द चार्जेस प्रेफर्ड अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट। वी फाइंड हिम टू बी गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर इन द फॉलोइंग मैटर्स। नंबर 1 है और यूटिलाइजेशन ऑफ, जी कंक्लूड कर रहा हूँ, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूमेरियस फास्ट रेगुलेशन, मिसलीड द इनकम टैक्स अथॉरिटी विद इंटेंट टू सिक्योर अनलॉफुल पेक्यूनरी एडवांटेज टू द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट जज थे। टैक्स रिटर्न, फॉल्स टैक्स रिटर्न एक सबसे बड़ा एलिगेशन है। अब अकाउंट में एक मिनट बाइक जरा दिखाइएगा नाजरीन। अब मुझे थोड़ा सा जंप करना पड़ा है, मेरा डिकोरम अब्दुल्ला साहब आपकी इजाज़त के साथ। ये बड़ा ज़रूरी है, जजमेंट मेरे सामने है। PLD 1960 सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान 226 प्रेसिडेंट हैं इसमें, मोहम्मद मनीर चीफ जस्टिस हैं, एम शहाबुद्दीन है, AR कॉलिनियस जिनका नाम आज भी तारीख में याद रखा जाता है, जैसे ऑफ कोर्स अमीरुद्दीन अहमद, और SA रहमान जज। ये स्पेशल रेफरेंस 2 था 958 जो जवाब दिया गया 11 अगस्त 1959 को अंडर आर्टिकल 169। ये 1956 के आर्टिकल 1956 के आइन के तहत ये आर्टिकल 169 मौजूद था और उसके तहत ये लिया गया। और कंक्लूजन में शॉर्ट मैंने इसलिए पकड़ा, माइक को ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा फिर बात रह जाएगी। We have formed the opinion that the misbehavior approved against the respondent in the first two mentioned cases of gross nature, सिर्फ इनकम टैक्स डिक्लेरेशन ना करने पे, and ample sufficient to justify the removal of respondent from his office, and we hereby made our report accordingly। सदर पाकिस्तान को रिपोर्ट बना के दी और जस्टिस इखलाक हुसैन साहब को रिमूव कर दिया गया। अब क्योंकि ज़्यादा लंबी बात नहीं होनी है, अब्दुल्ला साहब मैं जरा माइक मैंने अब छीन लिया आपसे, आप बात लंबी कर रहे थे दोनों। मुझे ये बताइएगा, आप बड़ा गुस्से में थे कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नहीं करना तो आप कह रहे थे नैब में जा सकता है। नैब में कैसे जा सकता है? देखिए मेरा बड़ा क्लियर व्यू है, मैंने आपसे भी पूछा था, राय भी ली थी। अगर कोई जज मिसकंडक्ट करता है तो उसका फॉरम तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको नहीं टेकअप करती तो फिर तो नैब ही रह जाता है। तो मैंने ये आपसे रहनुमाई ली थी कि अगर मैं एज ए प्राइवेट कैपेसिटी में नैब में अपना रेफरेंस फाइल करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ? अच्छा, इसका जवाब देखिए नाज़रीन, ये सवाल बार बार आ रहा है, मैं इसको चूँकि टाइम लंबा हो जाना है, आर्टिकल 209 को सामने रखें, अगर नहीं लेती तो फिर चूँकि हम अदलिया की आज़ादी की बात करते हैं हमेशा, अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं देखती है तो पब्लिक ऑफिस होल्डर के हवाले से फिर नैब तो देखिए किसी एक को तो देखना है सेक्शन 9 के तहत, लेकिन अदलिया की आज़ादी मुतासर होगी। मैं नहीं समझता उसको इस तरह करना चाहिए। आप लोगों के सामने रख दिया है, रेफरेंस कोई भी फाइल कर सकता है। वही शहजाद बाट मौजूद है, पहला रेफरेंस 427 वाला इन्होंने फाइल किया था। अब ये इनकम टैक्स रिटर्न ना डिक्लेयर के होने के ऊपर नया रेफरेंस फाइल हो सकता है। ये हम तीनों इस पे बड़ा क्लियर हैं। इजाजत दीजिएगा, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।